चलो, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? पहले अग्रीमेंट समझते हैं। कौन सी दो चीजों को कॉम्बिनेशन है? एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। प्रॉमिस किससे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है। अगर ऑफर दिया है, उस ऑफर के सामने एक्सेप्टेंस मिल गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। अब उसमें चेक करो, क्या दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है? अगर हाँ, तो ही आप उसको अग्रीमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को कि भाई मेरा जो नेफ्यू है वो मेरे से आईपैड मांग रहा था, मैंने बोला हाँ मैं दिला सकती हूँ, तो ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, तो हम उसको प्रॉमिस तो बोल सकते हैं कि हाँ ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, प्रॉमिस बोल सकते हो। पर क्या हम उसको अग्रीमेंट बोल सकते हैं? क्यों? कंसिडरेशन मेरे रिलेटिव को तो मिल रहा है आईपैड के फॉर्म में, पर क्या मेरे को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है? अगर मेरे हाथ से 30,000 40,000 जा रहे हैं उसको आईपैड दिलाने के लिए, तो उसको आईपैड मिल रहा है, पर मेरे हाथ से जो 30-40,000 गए या आईपैड गया, उसके सामने मेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं। So this will not be treated as an agreement. But in case of buying of property, selling of property, हमको 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। अगर हमारे हाथ से घर गया, अगर हमारे हाथ से प्रॉपर्टी गई, तो उसके सामने हमको 1.5 करोड़ रुपए मिले। तो क्या चेक करने का? अगर तुम्हारे हाथ से कुछ जा रहा है, तो क्या उसके रिटर्न में तुमको कुछ मिल रहा है? अगर हाँ, तो वो कंसिडरेशन है, और ये दोनों के केस में होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या दोनों सेम चीजें होती हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होती है। क्यों? लॉ का कंसिडरेशन नहीं, लॉ का एनफोर्सिएबिलिटी। मैंने तुमको इसमें एग्जांपल्स भी दिए थे अलग अलग, कि भाई मान लो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑफर रखा कि देख भाई अगर 12th स्टैंडर्ड में 90% लेकर आता है, तो मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा, लैपटॉप लेके दूंगा, मोबाइल फोन लेके दूंगा, व्हाटसोएवर थिंग यू वांट फ्रॉम हिम। तो जो भी तुमको चाहिए था वो तुमने मांगा, और उन्होंने बोला हाँ हम तुमको दिला देंगे अगर तुम 90% 12th में लेके आते हो। तो एक ने ऑफर रखा कि 90% लेके आते हो ये मिलेगा, सामने वाले ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया, तो प्रॉमिस तो हुआ ना। कि एक ने बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ 90% लेके आऊंगा, दूसरे ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तेरे को 90% पे बाइक लेके दूंगा। तो ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी ऑफर का है, कंसिडरेशन भी है। पेरेंट्स को क्या मिल रहा है? प्राइड कि 90% लेके आया मेरा बच्चा, जो मैंने बोला था वो उसने कर लिया। और तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या था? कि जो इच्छा थी खरीदने की वो पूरी हो रही है। कंसिडरेशन का हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यूएबल चीज अगर तुमको मिल रही है ना, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी है। बट मान लो तुम 90% लेके आए, लेकिन तुम्हारे फादर ने तुमको बाइक लैपटॉप या फोन जो भी था अग्रीमेंट वो दिलाया नहीं। केस फाइल कर सकते हो? नहीं। क्यों? लॉ की एनफोर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है। जब उन दो लोगों ने, फादर ने और सन ने या डॉटर ने, जब ये अग्रीमेंट किया था, तो भाई उस टाइम पे व्हाइल द क्रिएशन ऑफ दैट अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। हमारा इरादा नहीं था कि भाई हम जब ये अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अगर तुम ये काम पूरा नहीं करोगे या तुम ये काम पूरा नहीं करोगे तो हम तुमको कोर्ट ले जाएंगे। अगर ऐसा कोई इंटेंशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, हमारा इरादा लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लीगल
जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर थोपने की है तो ही आप एक दूसरे पे केस फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो भाई जब पेरेंट और सन के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ तो इनका इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोशल या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो नो सोशल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट। समझ रहे हैं? तो फर्क क्या है, अग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ लीगल ही होंगे जिनको आप एनफोर्स करवा सको। एनफोर्स करवा सको मतलब सामने वाला अगर अपनी बात को पूरा नहीं करता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो, कोर्ट में घसीट सकते हो, तो वो एनफोर्सिएबल है। किडनैपिंग वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा था, याद है? किडनैपिंग वाला एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हम शिवम को बोलते हैं कि भाई तू जा और किसी भी बच्चे को किडनैप कर ले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसके साथ किया, शिवम के साथ किया। शिवम ने बोला कि भाई 30,000 लगेंगे, सस्ता किडनैपर है, 30,000 में करके देता है काम, ठीक है। तो मैंने शिवम के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई तू मेरे को किडनैपिंग करके दे, उसके सामने मैं तेरे को 30,000 रुपए दूंगी। तो मैंने ऑफर किया, शिवम ने उसको एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन है, मेरे को किडनैपिंग सर्विसेज मिल रही है और शिवम को 30,000 रुपए मिल रहे हैं। तो भाई ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के सामने कंसिडरेशन भी आ गया, तो अग्रीमेंट तो बन गया। पर क्या हम बोल सकते हैं कि ये अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? एनफोर्सिएबल नहीं है। तो भाई अगर शिवम कल को उठ के बोलता है नहीं मैम मैं तो भाई अगर कल को उठ के शिवम बोलता है कि नहीं मैम मेरे को किडनैपिंग आपको नहीं करके देनी की है, तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ शिवम के ऊपर कि भाई मैं जज को सामने जाके बोलूंगी कि देखो शिवम ने अग्री किया था यार किडनैपिंग करके दूंगा, अभी ना बोल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो इसको बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे दे, या फिर मैंने जो इसको पैसे एडवांस में दिए थे वो रिटर्न करे। ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकती हूँ? जज क्या बोलेगा? शिवम को पकड़ते अपने, पहले पूछा है कि नहीं? तो फिर मतलब ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते। तो ये अग्रीमेंट तो था भाई, लेकिन बिकॉज इट लैक्ड एनफोर्सिएबिलिटी, इसके अंदर एनफोर्सिएबिलिटी नहीं थी, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज agreement may or may not be enforceable, but contracts will always be enforceable। समझ में आया? अग्रीमेंट के अंदर लीगल अग्रीमेंट भी आ सकते हैं जो हमने प्रॉपर्टी का देखा, उसके अंदर सोशल अग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं जो हमने फादर और सन वाला अग्रीमेंट देखा। अग्रीमेंट्स के अंदर इलीगल अग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं जो हमने अभी किडनैपिंग वाला केस
देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से अग्रीमेंट आएंगे, सिर्फ और सिर्फ लीगल वर्क। ठीक है, अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ promises forming consideration for each other। ठीक है, या तो प्रॉमिस होगा, एक ही प्रॉमिस होगा, या फिर एक ही अग्रीमेंट के अंदर आप एक से ज्यादा प्रॉमिसेस भी कर सकते हो सकता है ना, एक ही अग्रीमेंट में एक से ज्यादा प्रॉमिसेस करना। जैसे कि भाई जब भी आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो तो वो जो बिल्डर होता है आपको क्या बोलता है, आप जो हमको टोकन अमाउंट पे कर रहे हो उसके अंदर आपको भाई जो प्राइस है वो फ्लैट का प्राइस भी पे करना पड़ेगा, तो हम आपको फ्लैट भी देंगे, इस पूरे सराउंडिंग्स के अंदर जो भी अम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है, भाई स्विमिंग पूल भी आ गया, जिम भी आ गया, गार्डन भी आ गया, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे अगर आप ये घर खरीदते हो। तो एक ही प्रॉमिस किया उसने घर बेचने का नहीं, उसने अलग अलग अम्यूनिटीज देने का भी प्रॉमिस किया। आपको क्या सिर्फ और सिर्फ फ्लैट का प्राइस पे करना पड़ता है, नहीं, अग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि तुमको मेंटेनेंस प्राइस भी देना पड़ेगा एवरी मंथ या एवरी ईयर, जो भी होता है उनका सिस्टम। तो सेट ऑफ प्रोमिसेस हुए ना, तुम्हारे भी एक से ज्यादा प्रोमिसेस है, सामने वाले बिल्डर ने भी एक से ज्यादा प्रोमिसेस तुमको किए। सो इट कैन आइदर बी अ सिंगल प्रॉमिस और अ सेट ऑफ मल्टीपल प्रोमिसेस इन अ सेम अग्रीमेंट फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा कुछ करने का जो प्रॉमिस है वो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम्हारा कुछ करने का प्रॉमिस मेरे लिए बेनिफिट है। तो प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देखी थी, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते। क्लियर है, उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ा था, क्या था भाई डिफरेंस बिटवीन, अग्रीमेंट में पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, तो पहला पहला सब पॉइंट तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन में क्या होगा, मीनिंग लिख दो भाई दोनों की, अग्रीमेंट की मीनिंग लिख दो और फिर कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग लिख दो। उसके बाद स्कोप, दायरा बताने का, अग्रीमेंट का जो स्कोप है वो वाइड है बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ अग्रीमेंट, सारे अग्रीमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, लीगल, सोशल, इलीगल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड, नैरो है बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली दोज अग्रीमेंट्स व्हिच आर लीगल। उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी, अग्रीमेंट के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर लीगल होगा तो होगी, अगर इलीगल होगा, डोमेस्टिक होगा तो नहीं होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एनफोर्सिएबिलिटी होगी ही होगी, लीगल ऑब्लिगेशन होगा ही होगा। सो एट द एंड वी कैन से दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं क्या, फादर सन वाला अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाया क्या, नहीं, किडनैपिंग वाला अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाया क्या, नहीं। सो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्योंकि अग्रीमेंट जब तक नहीं बनेगा तब तक चेक कैसे करोगे कि एनफोर्सेबिलिटी है कि नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए अग्रीमेंट को तो बनाना पड़ेगा। क्लियर है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना कि भाई जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कब माने जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है, सही है, एनफोर्स करवा सकते हो आप इसको, कब माना जाएगा। तो भाई कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बरोबर है। दो तरीके से आपको एलिमेंट्स बताए गए हैं, एक तो इन जनरल जो हम नॉर्मली लोगों के अग्रीमेंट्स को देखते हैं समझ में आता है ना कि अच्छा अग्रीमेंट में ये होना चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है बट हमने प्रैक्टिकल लाइफ में से कुछ एनालाइज किया और बताया कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये चीजें थी,
तो होनी चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लॉ के सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई है। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट और मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भाई जनरल वाली कौन सी थी? पहला पहला हमने डिस्कस किया था, टू पार्टीज, दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए। पहली ऑफरर, जिसने अग्रीमेंट में एंटर होने की पहल करी होगी, जिसने ऑफर रखा होगा कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का। जैसे भाई मैंने ऑफर रखा कि मेरे को घर बेचने का है, तो ये ऑफर हुई। तो एक होगा ऑफरर और दूसरा होगा ऑफरी, जिसके आगे हमने ऑफर रखा। अब अग्रीमेंट में एंटर होने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, तो सामने जो ऑफरी था उसने हाँ बोल दिया, असेंट दे दिया, कंसेंट दे दिया, तो वही इंसान क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। ऑफरी कौन कहलाएगा? एक्सेप्टर। भाई शादी से पहले गर्लफ्रेंड, शादी के बाद वाइफ, इंसान एक ही है, नाम अलग अलग, ठीक है। तो जिसके आगे हमने ऑफर रखा था उसको पहले हम बोलते हैं ऑफरी, फिर जैसे ही उसे एक्सेप्टेंस दे दिया तो क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। अब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किन किन लोगों के बीच में हो सकता है? ये जो दो पार्टीज है वो कौन हो सकती है? दो पार्टीज, क्या मैं प्रियांशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? प्रियांशी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? ना भाई मान लो प्रियांशी 20 इयर्स की है, अडल्ट है, 18 प्लस है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मेरे साथ? मैं भी 18 प्लस हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करने का है रिलायंस के साथ, मेरे को अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचनी है, कर सकती हूँ। पर रिलायंस इंडस्ट्री तो कोई इंसान नहीं है ना, तो मतलब मेरे को मुकेश अंबानी के साथ करना पड़ेगा। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट करना है महिंद्रा के साथ, महिंद्रा कंपनी जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो बेसिकली ये दो पार्टीज में, these two parties can either be natural human beings, natural person जिनका बर्थ नेचुरल फॉर्म में हुआ होता है, और दे कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिनका दे आर क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि कंपनीज हो गई, एलएलपी हो गई, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। उनका एग्जिस्टेंस कहां से आता है? लॉ के द्वारा होता है। इनको लॉ के तहत इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, तब ये कंपनी के फॉर्म में आती है या फिर एलएलपी के फॉर्म में आती है। तो बिकॉज दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस समझते हो ना कि भाई हाँ, दे आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसके जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, इनको हम अलग इंसान मानेंगे और कंपनी को हम एक अलग एंटिटी कंसिडर करेंगे। दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेम। मतलब भाई अगर टाटा ने जैगुआर को टेक ओवर किया और मैं टाटा की शेयर होल्डर हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई टाटा की कंपनी, टाटा के पास जैगुआर का ओनरशिप है तो मेरे पास भी जैगुआर का ओनरशिप है, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? मैंने रिलायंस की शेयर्स खरीदे तो भाई रिलायंस का जियो सेंटर है तो अब वो जियो सेंटर मेरा हो गया, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? नहीं। रिलायंस के ऊपर केस हुआ तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ यार कोर्ट में मेरे ऊपर केस चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हो? बिकॉज कंपनी एक अलग पर्सन है और उसके जो शेयर होल्डर्स है वो एक अलग पर्सन है। कंपनी के पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं। ओनली दे कैन नॉट वोट एंड दे कैन नॉट मैरी, उसके अलावा उसके बाद सारे राइट्स होते हैं। मतलब दे कैन ओन अ प्रॉपर्टी, वो कोई भी असेट खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकते हैं। रिलायंस खरीद सकता है ना भाई किसी भी कंपनी के शेयर्स, किसके नाम पर रजिस्टर्ड होंगे? मुकेश अंबानी के नाम पर नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर।
उसी तरीके से कल कोर्ट के भाई रिलायंस ने कोई फ्रॉड कर लिया तो केस किसके ऊपर फाइल होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर केस फाइल होगा, ठीक है। तो दे कैन फाइल अ सूट ओवर समवन एल्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी इसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। दे कैन ओन द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, दे कैन सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो उसी तरीके से जो भी कंपनीज होती है वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खबर पड़ी। तो natural persons can also enter into contract as well as artificial persons, ठीक है। अब है ना इसके अंदर एक केस लॉ है जिसका नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। तुम लोग भाई जब भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जाओगे यू विल बी गिवन अ केस, यू विल बी गिवन अ सिचुएशन कि भाई देखो इस कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है, देखो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा हो रहा है, दो लोगों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है, अब तुम बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है। ऐसा एक केस लॉ दिया जाएगा तुमको, और बीइंग अ सीए स्टूडेंट तुमसे पूछा जाएगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बरोबर है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है कि नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस को तुमको सॉल्व करना होगा। अप टिल नाउ 11th-12th स्टैंडर्ड तक तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। नाउ इन सीए फाउंडेशन देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ आस्किंग यू कि बताओ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और फिर तुम 2.5 पेज का आंसर लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। जितना पूछा गया है उतना ही बताना है, उससे ज्यादा एक शब्द नहीं बताना है। यहाँ पे सप्लीमेंट्रीज भरनी नहीं होती है। यहाँ पे वो चेक करते हैं कि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी क्वेरी तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुमको इसके अंदर तो बहुत सारे केस लॉज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये जो केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, ये एक रियल लाइफ केस लॉ, ऐसा एक्चुअली कोर्ट में केस हुआ है। इसके बीच में दो पार्टीज है, स्टेट ऑफ गुजरात ने केस फाइल किया है किसके ऊपर, रमनलाल एस कंपनी पे। अब है ना जब भी केस फाइल होता है तो हम दोनों पार्टीज को नाम असाइन करते हैं। जो केस फाइल कर रहा है उसका नाम वर्सेस से पहले लिखा जाएगा और जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है उसका नाम वर्सेस के बाद लिखा जाएगा। तो वर्सेस के पहले वाले नाम को हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ, जो केस फाइल कर रहा है। और जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है मतलब वर्सेस के बाद वाला नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट या फिर रेस्पोंडेंट। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ गुजरात इज प्लेंटिफ, रमनलाल एस एंड कंपनी इज डिफेंडेंट, ठीक है। जहां पर भी तुम हेल्ड देखोगे, हेल्ड, तो उसको बोला जाता है कि ये कोर्ट का जजमेंट है, इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या बोला। अब देखो ये जो रमनलाल एस एंड कंपनी है ना वो क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो लिक्विडेट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अब आफ्टर डिसॉल्यूशन तुमको पता है डिसॉल्यूशन में क्या होता है, असेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। अब इन्होंने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया लेकिन कुछ असेट्स इनकी बच रह गई, तो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टी। पर अब अगर ये जो फर्म की प्रॉपर्टी है जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग पार्टनर्स को, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फर्म ने ये जो प्रॉपर्टी है पार्टनर्स को बेच दी, यहाँ पे सेल हुआ है, ऐसा बोल सकते हो? क्यों? ओके, तो भाई देखो कंपनी के अंदर कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है उसके शेयर होल्डर्स या फिर उसके ओनर्स से। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स बेसिकली। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उसकी जो फर्म है और उसके जो ओनर्स है मतलब पार्टनर्स है वो एक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई फर्म की प्रॉपर्टी है इज इक्वल्स टू
पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, जो कंपनी के केस में नहीं होता है। तो भाई उन्हीं की प्रॉपर्टी थी जो उन लोगों में बांट दी गई, तो सेल हुआ कैसे? और दो सेपरेट लोग नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी चाहिए होती है ना, लेकिन फर्म और उसके पार्टनर्स तो दो अलग अलग लोग है ही नहीं। तो जब दो पार्टीज ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? आप दोनों को समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया? पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर्स अलग होते हैं। भाई बोलो। फर्म के अंदर क्या पार्टनर्स और उसकी जो फर्म है वो अलग अलग सेपरेट कंसिडर किए जाते हैं? नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लागू होता है कि भाई उसके ओनर्स अलग हैं और उसकी फर्म अलग है। ऐसा हम बोल सकते हैं फर्म की प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू पार्टनर्स की प्रॉपर्टी। फर्म ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो फर्म का ओनरशिप नहीं है, क्या माना जाता है? पार्टनर्स जॉइंटली उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, तो फर्म को और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है। तो जब फर्म की प्रॉपर्टी बच गई और पार्टनर्स को दे दी गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे कि भाई इन लोगों ने आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बांट लिया। लेकिन सेल नहीं बोला जाएगा। सेल के लिए तो दो लोग चाहिए ना, वन विल बी द बायर एंड वन विल बी द सेलर। पर फर्म और पार्टनर्स तो अलग अलग है ही नहीं, तो बायर सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज नहीं है इसीलिए यहाँ पे कोई सेल भी नहीं हुआ। अब है ना, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो जो अपना और इसका विज्ञान बट एग्जाम के लिए मॉडल से थोड़ा जो होता है भी चलेगा तेरी वजह में पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं मैंने सर पहले से बोलती रहती थी ये हमारे लिए नहीं है मैं वापस आके बोलती रही सबको ये मेरे सारे वो सब मैम ये रिवीजन लेक्चर है तो हम जा सकते हैं। हाँ तो बोला ही था ना सर ने, नहीं बोला था? पहले बोला था कि रिवीजन है फिर बोला कि सबको ही अटेंड करना है। हम तो बैच 2 का ही लेक्चर था भाई। ओके बोला कि सबको आने सबको क्या ये तो चले गए हाँ तो ये लोग तो चले गए। हाँ चलो चल जल्दी जाओ। पर तूने तो कहाँ अटेंड किया है? चलो
चलो, तो तुमको पता होगा जब भी ना सेल्स का ट्रांजैक्शन होता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाती है। वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाता है। तो यहाँ पे ना स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के मतलब गुजरात गवर्नमेंट के सेल्स टैक्स ऑफिसर ने ऐसा बोला कि देखो भाई, ये सेल हुआ है, फर्म ने प्रॉपर्टी बेची है पार्टनर्स को, तो तुमको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्टनर्स ने बोला नहीं, ये सेल नहीं है, इसलिए हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो केस फाइल किया गवर्नमेंट ने इस फर्म के ऊपर। कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी चाहिए, लेकिन फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं है, इसलिए दो पार्टीज है ही नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ना सेल हुई, ना ही सेल के ऊपर कोई टैक्स दी जाएगी। सो द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल टू पे एनी सेल्स टैक्स टू दी गुजरात गवर्नमेंट। खबर पड़ी? चलो, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कोई भी इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरर, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। तो पहले बोलते हैं ऑफर ही, फिर जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो उसी इंसान को क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, और बाय अदर पर्सन्स हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस वाले लोग कौन से लोग होते हैं भाई, बॉडी कॉर्पोरेट्स, companies, universities, etc. It is necessary to remember that identity of the parties be ascertainable. इसका मतलब क्या होता है, अगर तुमने कभी रियल लाइफ अग्रीमेंट देखा हो ना, तो पहला पहला पेज तो भाई दस्तावेज का होता है, जहाँ पे वो स्टैम्प ड्यूटी और नोटरी वगैरह सब है। फिर जब अग्रीमेंट स्टार्ट होता है ना, तो उसमें पहले तो हेडिंग में लिखा हुआ होगा कि किस टाइप का अग्रीमेंट है। जैसे भाई अगर सेल अग्रीमेंट है तो सेल्स अग्रीमेंट लिखा हुआ होगा, अगर रेंट का अग्रीमेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी रेंटल अग्रीमेंट लिखा हुआ होगा। तो ऐसे हेडिंग लिखी हुई होती है, और फिर नीचे लिखा हुआ होता है दिस अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन टू पार्टीज, और फिर नीचे लिखा होता है पार्टी वन। और भाई मान लो मेरे और शिवम के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, तो पार्टी वन में हिना जैसे खानी नाम लिखा हुआ होगा, फिर मेरा एड्रेस लिखा हुआ होगा, और फिर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ होगा, और फिर लिखा हुआ होगा एंड, और नीचे पार्टी टू लिखा हुआ होगा जिसमें शिवम शिवम खटवानी लिखा हुआ होगा, उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ होगा। तो हमने क्या बताया कि भाई देखो, यही दो लोगों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर मान लो अगर लिख दिया होगा मैंने शिवम खटवानी, सिर्फ शिवम खटवानी, तो इस दुनिया में तो कितने शिवम खटवानी होंगे भाई। अगर कल को उठ के इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो मैं किसके ऊपर केस फाइल करूं? जब आप कोर्ट में केस फाइल करने जाते हो तो आपको पूरी एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, जहाँ पे आपको उस पार्टी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, उसकी पूरी डिटेल्स बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया शिवम खटवानी, कौन सा शिवम खटवानी? भाई वो शिवम खटवानी जो इस एड्रेस पर रहता है, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल ये है। तो अच्छी तरीके से उस पर्सन को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं करवाया और कल को उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर पाओ। समझ में आया? सो दे शुड बी एसर्टेनेबल का मतलब होता है दे शुड बी आइडेंटिफाइबल। आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा एग्जैक्ट इंसान है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चलो उसके बाद इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। स्टेट ऑफ गुजरात कौन है? प्लेंटिफ। रमन लाल एस एंड कंपनी कौन है? डिफेंडेंट। When on dissolution of a partnership firm, मतलब रमनलाल एस एन कंपनी डिसॉल्व हो रही थी, the assets of the firm were divided among the partners. The sales tax officer wanted to tax this transaction. देखो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप लॉजिकली समझो, इस ट्रांजैक्शन को टैक्स करने वाला है, मतलब वो इस ट्रांजैक्शन को सेल कंसिडर कर रहा है।
इट वॉज हेल्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने क्या बोला है इस चीज के ऊपर? कोर्ट का जजमेंट क्या आया? इट वॉज नॉट अ सेल. द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज असेट्स, मतलब फर्म की असेट्स इज इक्वल्स टू सारे के सारे पार्टनर्स की मिलाकर जो असेट्स है, कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर. एक ही इंसान ना बायर हो सकता ना ही सेलर हो सकता. उसके बाद दूसरा असेंशियल एलिमेंट क्या है? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? लीगल जिम्मेदारी. लीगल जिम्मेदारी का मतलब क्या है? अगर तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो तो हमारे पास हक है कि हम तुमको कोर्ट में लेके जाके वो काम करवा सकते हैं विच यू आर बाउंड टू डू इन दी अग्रीमेंट. समझ में आया? तो अगर तुम खुद से नहीं करोगे तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम तुमको कोर्ट से बुलवा कर करवाएंगे. उसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन. तो भाई जब भी दो पार्टीज अग्रीमेंट में एंटर कर रही है तो दोनों का इरादा, दोनों का इंटेंशन ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए. अगर नहीं है ये लीगल ऑब्लिगेशन तो इसको क्या बोला जाएगा? सोशल या फिर डोमेस्टिक अग्रीमेंट. There must be an intention on the part of parties to create a legal relationship between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in court of law and hence they do not result into contracts. So because social agreements, domestic agreements are not enforceable, इसलिए agreements तो माने जाते हैं लेकिन contract नहीं माने जाते हैं. अब है ना, इसके अंदर भी एक केस लॉ है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. बेल्फर सरनेम है. तो पहला वाला जो बेल्फर है ना, वर्सेस के पहले वाले वाला जो बेल्फर लिखा हुआ है वो मिसेस बेल्फर है, और वर्सेस के बाद जो बेल्फर लिखा हुआ है वो है मिस्टर बेल्फर. मतलब वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल किया है. मिसेस बेल्फर कौन हुई भाई इसके अंदर? प्लेंटिफ. मिस्टर बेल्फर कौन हुआ? डिफेंडेंट. ठीक है भाई, इधर की लाइट्स चालू करो ना, ये वाली नहीं, पीछे वाली. हम्म. तो कोई बोल. मिसेस बेल्फर जो है उसे केस फाइल किया अपने हस्बैंड के ऊपर. क्यों केस फाइल किया? तो भाई ये जो हस्बैंड था ना, वो जा रहा था अब्रॉड, फॉरेन रहने के लिए, बिकॉज ऑफ जॉब. अब काम के सिलसिले में वो बाहर तो जा रहे, तो उसकी वाइफ ने बोला तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगी? तो उसने बोला मैं हर महीने तेरे को एक अमाउंट मेंटेनेंस के तौर पे भेज दूंगा तो तू अपना घर चलाना. कुछ टाइम के बाद हस्बैंड ने ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट है ना वो भेजना बंद कर दिया. तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल किया कि भाई देखो, इससे प्रॉमिस किया था कि ये मेंटेनेंस के लिए पैसा भिजवाएगा लेकिन अब भिजवा नहीं रहा है, तो आप इसको बोलो पैसे भिजवाना चालू करे. कोर्ट ने क्या बोला? भाई तुम्हारे घर का मामला है, हमको इसमें घसीटो नहीं. जब तुम दोनों ने अग्रीमेंट किया था तो भाई तुम दोनों का इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था. तो क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये एनफोर्सिएबल भी नहीं. समझ में आया? नीचे फिर वही फादर सन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. फादर ने क्या बोला? अगर तू सीए पास कर जाता है तो मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन फिर बाद में फादर ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई, अपने तो 5 लाख नहीं देंगे, सीए बन गया ना, खुद कमा. तो अभी ये जो सन है वो केस फाइल करेगा. अगर करता है तो बेवकूफ है, क्योंकि पहले ही लेवल पे पढ़ा दिया था सोशल अग्रीमेंट है, केस फाइल कर ही नहीं सकता है कि नहीं? मतलब तुम लायक ही नहीं हो इसलिए क्या लाने के. चलो, एग्जाम्पल 7 में क्या बोला हुआ है कि भाई ए ने बी को गुड्स बेचे हैं
और बोला है कि इसका पेमेंट 30 दिन के अंदर कर देना। तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा है, क्योंकि हमने एक कंडीशन रखी ना कि 30 दिन के अंदर पेमेंट कर ही देने का है। तो अगर नहीं करता है मतलब हम डायरेक्टली इधर को कोर्ट में ले जाएंगे। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीगल रिलेशनशिप। मतलब हमने क्लियरली बोल दिया अगर ये काम पूरा नहीं करेगा तो हम जैसे कोर्ट में लेकर जाके ये काम पूरा करवाएंगे। So this is a commercial transaction which has legal obligation and legal relationship. फिर other formalities to be complied with in certain cases. बोल। On paper on exercise 30 days वाली limit. हाँ, on paper in the sense लिखा हुआ नहीं है ऐसा बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी वैलिड है, रिटर्न भी वैलिड है। अभी मैं तेरे को इसी टॉपिक में समझाने वाली थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लिखित में ही होना चाहिए। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी होंगे ना तो भी वो वैलिड ही माने जाएंगे। बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड बाय लॉ, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड बाय लॉ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लिखित में करो ताकि क्लैरिटी हो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो। अगर तुम प्रूफ कर सकते हो कि हाँ हमारे बीच में ये बात हुई थी, कोई विटनेस वहां पे प्रेजेंट था, कोई तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर तुम प्रूव कर लेते हो कि भाई ओरल में हमने ये बात बोली थी तो ठीक है। पर प्रूव करना टफ हो जाता है ओरल अग्रीमेंट्स में, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में कैसे प्रूव करोगे कि हम सही है। इसीलिए लॉ बोलता है भाई लिखित में बेटर रहता है। बाकी ओरल भी अग्रीमेंट उतना ही वैलिड है जितना एक रिटन अग्रीमेंट है। चलो सो जैसे अभी मैंने बताया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कैन आइदर बी ओरल और इन रिटन फॉर्म, दोनों ही वैलिड माने जाएंगे। लेकिन देखो यार हमारे देश में ना बहुत सारे लॉज, सिर्फ एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, 7 लॉज तो तुम ही इधर ही पढ़ रहे, 7 6। एक तो तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, इतने सारे लॉज तो तुम इधर ही पढ़ रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होते हैं, सेबी के लॉज होते हैं, ठीक है, फिर मोटर व्हीकल्स के लॉज होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के लॉज होते हैं, ट्रांसफर करने के लॉज होते हैं, फिर आपके इंश्योरेंस के लॉज होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी के लॉज होते हैं। तो कभी कोई लॉ कुछ बोलता है, कभी कोई लॉ कुछ बोलता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो बोल दिया ओरल करोगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई मान लो इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं, LIC खरीदने जा रहे हो, व्हीकल का इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो, तुम्हारे घर का इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो, तो तुमको पता होगा इसके अंदर ना जो अमाउंट होती है कि भाई इतना लॉस होता है तो इतना अमाउंट देंगे, इतना लॉस होता है इतने टाइम पीरियड के बाद लॉस होता है तो इतना अमाउंट दिया जाएगा। उसी तरीके से भाई जो आप लाइफ इंश्योरेंस भी खरीदने जाते हो तो भाई इस एज तक मर जाते हो तो इतना एन्युटी मिलेगा, इस एज के बाद मरते हो तो इतना एन्युटी पे किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें इंसान याद कैसे रखेगा? याद रख सकता है कोई इंसान? इतना बड़ा लॉ होता है, कब हम प्रीमियम, कब तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा, कब हम तुमको है ना एन्युटी अमाउंट देंगे, कितने सारी चीजें होती है उसके अंदर, पॉसिबल ही नहीं है इंसान को याद रह पाना। इसीलिए इंश्योरेंस के जो लॉज बने हुए हैं उसमें क्लियरली बोला हुआ है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म। खबर पड़ी? तो अगर तुम इंश्योरेंस लेने जाते हो, तुम्हारा अग्रीमेंट ओरल हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको तुम्हारा एन्युटी अमाउंट नहीं दिया, केस फाइल कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन था, एनफोर्सिएबिलिटी भी थी, केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस लॉज ने बोला हुआ है कि लिखित में करवाओ, तुमने ओरल किया। तो अलग अलग लॉज में जो अलग अलग बातें, अलग अलग फॉर्मेलिटीज लिखी हुई है ना वो भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो पूरी नहीं करते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें मान ली, दूसरे लॉ की बात नहीं मानी, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट करके एक एक्ट है,
उसमें बोला हुआ है कि भाई जो भी तुम प्रॉपर्टीज परचेज करते हो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी हो। अब मान लो अगर तुमने स्टैम्प ड्यूटी कम पे कर या पे ही नहीं करी और कोई डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा दो पार्टीज के बीच में हो गया, तुमको इस अग्रीमेंट को लेकर केस फाइल करना है, नहीं कर पाओ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में लिखा हुआ कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट देने का है, कोई भी डिस्प्यूट के लिए केस रजिस्टर करवाने का है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। अगर नहीं पेड है तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ना केस फाइल हो सकता है, ना ही उस डॉक्यूमेंट को आप एज एन एविडेंस दिखा सकते हो। मतलब वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर ही नहीं जा पाएगा अगर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की हुई है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे किसी लॉ में लिखा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं भाई हमारा वाला लॉ तो मानो ही मानो, और जो दूसरे अलग अलग लॉज में अलग अलग बातें लिखी हुई है ना वो भी माननी पड़ेगी। हमारा सुन लिया, उसका नहीं सुना तो मम्मी बोलती है ना भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक बार पापा से भी पूछ ले। तो मम्मी ने खुद की इज्जत तो रखवाई, पापा की भी इज्जत रखवाई ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ऐसा ही बोलता है कि भाई मेरी बातें तो माननी ही माननी लेकिन दूसरे लॉज की भी उतनी इज्जत करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस लॉस हमेशा रिटर्न में होने चाहिए। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो तो उसके ऊपर रजिस्ट्री की हुई होनी चाहिए, नोटरी की हुई होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। अगर नहीं है पेड तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं। समझ आया? क्लियर है? So a contract may be written or oral as to legal effects. There is no difference between a written contract and a contract made by word of mouth. But in the interest of parties, मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि पार्टीज को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्लैरिटी के लिए हम बोल रहे हैं, एविडेंस के लिए हम बोल रहे हैं, लिखित में करवाओ। जिंदा हो तुम लोग? सांसें चल रही हैं? हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर विलेंडर लाना पड़ेगा मेरे को। खाना खा के छाछ वाछ पी के बैठे हो तुम लोग। इधर हम लोग है ना वॉश बेसिन रखवाते हैं, किसी को भी नींद है तो ऐसे जग रही है। सीधे बैठो, ये ऐसे कमर तोड़ के और ये अपने शोल्डर्स को तोड़वा के। सांस लो, सांस लो, सांस लो। अनुलोम विलोम करो। चलो, दोस्त चली गई तो नाराज हो गई तू? तेरी दोस्त तेरे बिना पढ़ रही थी ना भाई इतने दिन, तो फिर इधर घूम के मजा आई? ऑक्सीजन आया वहां पे तेरे को? इधर से तो ज्यादा ही आया नहीं उधर? नहीं मतलब लेक्चर में तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो जाता है ना। तुमको पता है यौन हम क्यों करते हैं? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो तुम लोग भी जो ऐसे तुम्हारी आंखें गिर रही होती है, लेक्चर के बीच में यॉर्निंग कर रहे होते हो, तो ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए तेरे को बोल रही हूँ। यहाँ से ज्यादा कमी वहां पे थी कि वहां से ज्यादा कमी यहाँ पे थी? जग जाओ भाई, थोड़े जग जाओ, थोड़ी जॉगिंग कर लो। चलो, but in the interest of parties, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. जैसे कि example दिया हुआ है, contract of insurance is not valid except as a written contract. अगर insurance contract को enforce करवाना है तो वो लिखित में होना चाहिए. Further, in case of certain contracts, registration of contract under the laws which is in force at the time is essential for it to be valid. जैसे मैंने अभी तुमको बताया, घर खरीदने का है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्री करवाई हुई होनी चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। 10, where there is any statutory requirement, statutory का मतलब होता है लीगल,
जहां पर भी कोई भी दूसरे लॉज के अंदर लीगल बातें बोली गई है, लीगल रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है, तो जब तक भाई वो सारे काम नहीं करे हैं तो कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट को पेश नहीं कर सकते आप। that any contract is to be made in writing or in the presence of witness। तुम देखना कभी भी है ना अग्रीमेंट बनता है तो लास्ट जब ये अग्रीमेंट पूरा खत्म हो जाता है ना तो लिखा हुआ होगा इन विटनेस वेयर ऑफ। भाई जैसे मैं मेरा और शिवम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो मेरी साइन लगेगी, शिवम की साइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद कैसे प्रूव हो कि भाई ये जो साइन है वो हीना की साइन है और वो जो साइन है वो शिवम की साइन है? फ्रॉजरी भी तो हो सकती है, मेरी साइन किसी ने कॉपी भी तो करी हो सकती है। तो हम दोनों की साइन जो है ना वो दो विटनेस के आगे होनी चाहिए। तो हम दो विटनेस के आगे साइन करेंगे और फिर वो दोनों विटनेस भी साइन करेंगे कि हाँ हम अग्री करते हैं कि हमारे आगे इन दोनों ने साइन किया था, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रॉजरी नहीं हुई है। तो अगर ऐसे विटनेस भी नहीं होगा ना तो भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। Or any law relating to the registration of documents must be complied with. Certainty of meaning. Certainty of meaning का मतलब क्या होता है? भाई जिस भी टर्म्स के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब वो क्वालिटी को लेकर हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, या फिर प्राइसिंग को लेकर हो सकता है, कितने टाइम पीरियड तक आप वो प्रॉपर्टी वो गुड्स को यूज कर सकते हो उसके बारे में हो सकता है। वो सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी है। अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है, सुहानी। तो भाई सुहानी को है ना मेरा घर रेंट पे चाहिए या मेरा पीजी चलता है, तो सुहानी को मेरे यहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रहना था। अब मैंने बोल दिया कि हाँ भाई सुहानी आप रह सकते हो, और मैंने प्राइस नहीं बताया। सुहानी ने बोला कल से रहने आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। ना मैंने उसको प्राइस बताया ना उसने मुझसे प्राइस पूछा। अब भाई प्राइस पता ही नहीं है जब, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे, कौन से टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कल को मैं उठ के इसको बोलती हूँ 20,000 है भाई, और ये बोले यार 20,000 तो बहुत महंगा है। तो हम चाहते हैं कि भाई सामने वाला जब अग्रीमेंट में उतर रहा है ना तो उसको सारी बातें पता होनी चाहिए, वो कॉन्शियसली डिसाइड करे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फेवरेबल है कि नहीं। रेंटल अग्रीमेंट हुआ तो भाई कितने पीरियड का रेंट मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ, मतलब कितने टाइम तक आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे यूज कर सकते हो, मैंने बताया ही नहीं। 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 11 महीने, कितना पीरियड के लिए मैं प्रॉपर्टी आपको रेंट आउट कर रही हूँ ये मैंने बताया ही नहीं। कल को उठ के मैं 3 महीने के बाद बोलूंगी चलो भाई घर खाली करो, भाई तुमने बताया ही नहीं था कि 3 महीने में खाली करना है, अगर मेरे को पता हो तो मैं तो हाँ ही नहीं बोलती। तो अगर आप उसका कंसेंट ले रहे हो ना तो सारी बातें क्लियरली बता के फिर आपको कंसेंट लेना है। अगर सर्टेनिटी नहीं है, अब अगर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो परफेक्टली ड्राफ्टेड या परफेक्टली कम्युनिकेटेड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली माना नहीं। क्लियर है? चलो लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। भाई आपका जो अग्रीमेंट है वो परफॉर्मेबल होना चाहिए। भाई शिवम ने बोल दिया एक बंदी को कि भाई तू हाँ बोल दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। भाई इज इट पॉसिबल चांद तारे तोड़ के लाना? नहीं। तुमने मेरे को बोला मैम लॉ का पेपर है ना आप लिख के आना, आप जितने पैसे मांगोगे हम देंगे। पहली बात तो जितने पैसे मांगोगे हम देंगे, वहां पे सर्टेनिटी नहीं है, कौन से प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नहीं। दूसरी चीज, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट एग्जाम्स ऑन योर बिहाफ? नहीं। तो ये भी परफॉर्मेबल नहीं है क्या? नहीं है। आपने बोला हम आपको है ना 20 लाख रुपए देते हैं आईसीआई का पेपर लीक करके, भाई नहीं है पॉसिबल, आईसीआई का पेपर लीक नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर एक बार लीक हो जाए
CMA के पेपर्स कभी भी लीक नहीं होते हैं। इतनी अल्ट्रा सिक्योरिटी के अंदर वो पड़े रहते हैं। इतनी अल्ट्रा सिक्योरिटी के अंदर तो लंदन में कोई नूर नहीं पड़ा रहता है जितना ICAI के क्वेश्चन पेपर्स पड़े रहते हैं। तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू लीक ICAI क्वेश्चन पेपर्स। तो मेरे को बोलो कर लो मैम, हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं, पॉसिबल है? नहीं है। तो जो चीज करी ही नहीं जा सकती, फिर तुम डॉक्टर को बोलो कि ये डेड पेशेंट है उसको जिंदा कर दो, 2 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी है पॉसिबल? नहीं। तो जो चीज हो ही नहीं सकती है उसका अग्रीमेंट भी तुमको बनाने का नहीं, अगर बनाते हो तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्या बोलोगे कोर्ट में जाके? डॉक्टर को बोला ना जिंदा करके दे, नहीं करके दे रहा है, कोर्ट बोलो ना तुम डॉक्टर को जिंदा करके दे रहे, कोई कर पाएगा कोई मदद तुम्हारी? नहीं। तो जो भी काम पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, उसमें कोर्ट भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे फालतू अग्रीमेंट्स नहीं बना। चलो, अब ये जो तुमने पढ़े ना वो इन जनरल थे, ये लॉ के अंदर लिखे हुए नहीं है। जो प्रैक्टिकली हमने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखा है उसमें से ये हमने एनालिसिस ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 में जो अग्रीमेंट्स लिखे हुए, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए। ये तो अभी पहले भी डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट तो होना चाहिए। अग्रीमेंट बनता कैसे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। यहाँ पे तुमको और कुछ नहीं लिखना है, अग्रीमेंट की डेफिनेशन चिपका दी। नेक्स्ट क्या है? फ्री कंसेंट। तो भाई पहले समझते हैं कंसेंट क्या होता है। इन जनरल कंसेंट का मतलब होता है हाँ या अग्री करना। लॉ की भाषा में इसको समझाया गया है, लेटेंट टर्म्स में इसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। देखो, अग्री कोई इंसान तभी कर सकता है जब तुम दोनों की सोच या जो टर्म्स तुम सोच रहे हो वही सेम टर्म्स वो भी उसी टाइम पर सोच। तो दोनों की जो सोच है, दोनों की जो समझ है, एक ही पॉइंट पे आके रुकनी चाहिए, एक ही टाइम पे आके रुकनी चाहिए। फिर मान लो तुम इधर है ना कोर्स के लिए इंक्वायर करने आते हो, तो भाई सीए फाउंडेशन का कोर्स करना है। अब मैंने सब कुछ डिटेल्स तुमको सीए फाउंडेशन के बारे में बताई और मैंने बोला कि बैच जो है ना वो कल से स्टार्ट हो, तो आप आ जाए। तो तुमने बोला कि नहीं नहीं अभी तो हम 12th में हैं, अभी हमारा 12th चल रहा है, मैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्वायर कर रहा हूँ। तो मैंने तुमको एडमिशन का ऑफर किया फॉर दिस ईयर और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एडमिशन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो क्या यहाँ पे लाइक माइंडेडनेस है? मैं जो सोच रही हूँ क्या वही सेम चीज तुम सोच रहे हो? तो जब भी आप सेम चीज नहीं सोच रहे हो तो एक्सेप्टेंस जो आएगा वो वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस देने के लिए कंसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेंट का मतलब होता है दोनों इंसान एक ही टाइम पे एक ही चीज के बारे में सोचे। हम दोनों ने सोचा तो एक ही चीज के बारे में सीए फाउंडेशन, लेकिन टाइम अलग, ठीक है? उसी हिसाब से टाइम सेम हो सकता है लेकिन चीज अलग हो सकती है। भाई तुम आए, मैंने तुमको सारे कोर्सेज के बारे में बताया, अब तुमने मेरे को क्लैरिफाई नहीं किया कि तुमको एडमिशन कौन से कोर्स के लिए चाहिए। तो मेरे को ऐसा था कि भाई सीए फाउंडेशन के बारे में ही पूछ रहा होगा, पर तुम्हारे दिमाग में ACCA चलता था। तो मैंने बोला कल आ जाना, तुम इधर बैठे तो तुमने सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, तब तुमने बोला कि अरे मेरे को तो ACCA कर देना। तो ईयर तो सेम था लेकिन कोर्स अलग था। तो यहाँ पर भी कंसेंसस एड इडम नहीं, तो सेम चीज सेम टाइम। अब भाई कंसेंट के आगे लिखा हुआ है फ्री। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री। मतलब फ्री कंसेंट का सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर तुम्हारा कंसेंट इन 5 चीजों को यूज करके लिया गया है
तो वो फ्री माना नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कोएर्जन। कोएर्जन क्या होता है भाई? तो भाई कभी भी अग्रीमेंट में एंटर करवाने के लिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके का है ना फिजिकल टॉर्चर किया है या फिजिकल टॉर्चर करने की धमकी दी है। तो मूवीज में दिखाते हैं ना, मान जा, या तो फिर तेरे बेटे को उठा लेंगे, या फिर एक्चुअली बेटे को उठा लिया, तो फिजिकल टॉर्चर हुआ। हाँ, तो वो क्या है? कोएर्जन। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को हथियाने का है तो साइन करवाया, लेकिन सर पे बंदूक थी, गन पॉइंट पे साइन करवाया, तो कंसेंट तो ले लिया, हाँ तो बुलवा लिया, अग्रीमेंट में एंटर तो करवा लिया, लेकिन वो जो कंसेंट था वो जोर जबरदस्ती के अंदर दिया हुआ था। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं होता तो हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट बोलते। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू का मतलब है अनफेयर। अनड्यू का मतलब होता है अनफेयर। इन्फ्लुएंस मतलब किसी को प्रभावित करना। अब तुम प्रभावित तो कर रहे हो, लेकिन अपने फायदे के लिए उसको प्रभावित कर रहे हो। कैसे? भाई मान लो सुहानी के फादर जो है ना, वो बैंक में काम करते हैं। सुहानी यहाँ पे कोचिंग लेती है, मेरे को पता है इसके फादर बैंक में काम करते हैं, इसने सीए फाउंडेशन का पेपर दिया। मैं सुहानी को बताया क्या बोलती हूँ, तो मेरे को है ना तेरे फादर से लोन चाहिए, और मेरे को लोन है ना 5%, 5 भी नहीं 3% पर एनम पे चाहिए। नाउ आर द टर्म्स फेयर? 3% पे लोन मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, वो भी बैंक से। 3% पर एनम पे मेरे को लोन चाहिए, तेरे पापा को बोल क्रेडिट डिपार्टमेंट में है तो लोन अप्रूव करवा के दे। तो बोला नहीं मैम पॉसिबल नहीं। मैंने कहा देख तूने रिसेंटली सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए ना, मेरी कौन सा आईसीआई में बहुत उछाल कर, मेरे को पता लग सकता है कि तूने कौन सा पेपर लिखा है, मैं बारकोड निकलवा के चेक करवा सकती हूँ। तो मैं बोल दूंगी कि तेरे को मार्क्स कम दे, तेरे को जानबूझकर फेल कर। अब इसके ऊपर प्रेशर आया, कोई भी इसके साथ फिजिकल इंजरी हुई, मारधाड़ की, किडनैपिंग करी, प्रॉपर्टी में घुस के पत्थर वत्थर फेंके, क्या नहीं, कुछ भी मारधाड़ हुई नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो आया नहीं। तो भाई अगर अग्रीमेंट में एंटर नहीं होती हूँ मैं, तो फिर सीए फाउंडेशन में एक अटेम्प्ट लग जाए। इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन वन पार्टी इज ट्राइंग टू influence you or trying to keep you under pressure, trying to give you mental stress to get her work done, उसको बोलते हैं undue influence। यहाँ पे मैंने टर्म्स जो है वो अपने फेवर में यूज करने की कोशिश की है। उसी तरीके से फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है। जैसे तुमने जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें देखा होगा कि प्रोडक्ट दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और, डिलीवरी में कुछ और ही आता है। तो ये तो तुमको पता होता कि तुमने तो देखा था रेड कलर का प्रोडक्ट है, लेकिन जब आया तो वो तो डार्क पिंक था, तो दिखाया रेड लेकिन बेचा डार्क पिंक ना। इफ यू हैड नोन कि ये डार्क पिंक है तो वुड यू हैव बॉट इट? क्या तुमने कंसेंट दिया होता? नहीं। तो तुमको दिखाया कुछ और ताकि तुम कंसेंट दे दो, तो वहां पे तुम्हारा कंसेंट फ्री नहीं था, तुम्हारे साथ चीटिंग करेगी, फ्रॉड कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? भाई जब फ्रॉड हो रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है उसको पता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ, मेरे को पता है ये कलर डार्क पिंक है, लेकिन फिर भी मैं बता क्या रहा हूँ इट्स रेड। मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाले को भी नहीं पता होता कि मुझसे गलती हो रही, पर तुम्हारी गलती थी कि नहीं थी वो बात की बात है। हमको तो हमारा मांगा हुआ प्रोडक्ट नहीं मिला ना, हमने जो मांगा था, हमने जो सोचा था वो नहीं मिला, तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं। तो फ्रॉड इज पनिशेबल बट मिसरिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी पनिशेबल। तुमको पता है आईपीसी की 420 की धारा लगती है,
पता है पहले ऐसे बोलते भी थे जो फ्रॉड का 420 है, तो ये 420 कहाँ से आया? तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर 420 सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉड करके तो ये पनिशमेंट मिलती है। तो फ्रॉड इज पनिशेबल, मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट पनिशेबल। बट तुम्हारे साथ तो गलत हुआ ना, तुम्हारा कंसेंट तो फ्री नहीं था, इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा, इट विल बी वॉइडेबल। और मिस्टेक हम लोग डिटेल में यूनिट 2 और 3 में, 2 में या 3 में पढ़ेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, तो वहां पे भी भाई कंसेंट फ्री माना नहीं जाता है, क्योंकि अगेन हमको फैक्ट नहीं समझ में आया या उसके पीछे का लॉ समझ में नहीं आया। तो भाई कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। नेक्स्ट क्या है? फ्री कंसेंट के बाद क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई हमने अब तक ये पढ़ा कि इंसान या फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। अब भाई आई एम कंसिडरिंग तुम लोगों की एज अंडर 18 ही है। अब तुम गए नीचे सैंडविच खाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुमने सैंडविच खरीदने का ऑर्डर दिया, ऑफर हुआ, उससे बोला हाँ सैंडविच अवेलेबल है, प्राइस लिखा हुआ था, तो तुमने अग्री किया कि हाँ इस प्राइस पे हम खरीदने को रेडी है। कंसिडरेशन मिल रहा है तुमको, सैंडविच मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, एनफोर्सेबल है, हाँ है, ड्रग्स थोड़ी खा रहे हो, सैंडविच ही खा रहे हो ना, तो एनफोर्सेबल है। तो अभी मान लो तुमने सैंडविच खा कर लिया, कैफेज वगैरह में तो पेमेंट बैक में होता है ना, तो तुमने सैंडविच खा कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं। हाँ तो भाई तुम लोग सैंडविच खाने गए, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें वॉलेट क्या पैसे नहीं थे, यूपीआई तुम्हारे पास था नहीं है, यूपीआई में बैलेंस जीरो, तो भी अभी अगर तुमने भाई को बोला तो भाई देखो अपने पास तो पैसे ही नहीं, तो क्या हो, तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर सकते। बट आप तो जी तो पता ही नहीं मिस नहीं कर सकते। Right. A guy is waiting outside saying that he's from deaf and dumb school and he belongs to a poor family. His mother is suffering from cancer and she has been hospitalized. So, in case if you are willing to help him, any amount will help. So, in case you want to share something or donate something, yes, also share the barcode. Are you? If anybody wants to help. Write your name and number.
Any of you? चलो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो भाई तुम लोग जो हो ना वो माइनर हो, 18 से कम की उम्र के तुम हो। अभी तुमने साइंस तो खा लिया लेकिन पैसे नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ना भाई, और मिस्ट्री प्रेजेंटेशन कैसे हुआ है? सेम कर रहा हूँ पीछे पर हाँ ऑब्वियसली उनको अगर पता ही नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं अभी, पर तो उनका तो नहीं है ना, उसका तो बुरा ही है। ऑब्वियसली उन लोगों को हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो पैसे नहीं हो तुम्हारी गलती है ना। ना चलो पैसे है फिर भी, और नॉट वही। अभी भाई जो सैंडविच शॉप है, कैफे है, वो केस फाइल कर सकते पैसे तो मेरे एरिया गाड़ी अगर भाई वो पानी की जुमिनाई कोड बोल रही हूँ, वो जुमिनाई कोड भेज। बट अगर हम उनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर स्टिल दे आर नॉट पेइंग देन दे कैन, बट दे होप दे कैन, They won't, but they can. वे मान लो शिवम की शादी हो गई, किसी और की कराते हैं, तेरा नाम बोल। अमन की हो गई? किसी ने बोला? क्यों बोल रहा है? बोला उसके होने से। क्यों? नहीं किसी मैं ना सकती। आयुष की लगा चल। आयुष भाई मेजर है, 18 से कम है, मेजर है तो मान ले, नहीं है मान लेते भाई आयुष जो है ना वो माइनर है। अब he wants to get married, it is on his way illegal, but चलो मान लेते हैं भाई इसकी बहन की शादी करवा देते हैं, इसकी नहीं करवा, इसकी बहन की शादी हो रही है और he has made an agreement with one of the caterers के अपना खाना सप्लाई करना and I'll be paying you so much money। अब केटरर ने खाना तो सप्लाई कर दिया, अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? आयुष और केटरर्स के बीच में ही हुआ। पेरेंट्स भूल जाओ, आयुष और केटरर्स के बीच में ही अग्रीमेंट हुआ है। अब फिर बहन की शादी हो गई, केटरर्स वाले आए सप्लाई करके चले गए। अब जब वो पैसे मांग रहे थे आयुष ने मेरे पास पैसे नहीं, सारे के सारे पैसे ना बहन को पेज में दे दिया, कुछ नहीं है। बोल केटरर जो है वो आयुष के ऊपर केस फाइल कर सकता है? नहीं, उसकी बहन की शादी हो गई। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है बहन मुझे लगा कि वो भी माइनर ही है। पर तू मेरे को एक बात बता, अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है और मैं चाइल्ड मैरिज को खाना सप्लाई कर रही हूँ तो जेल मेरे को भेजेगी? हाँ तो नहीं कर सकते, मैं थोड़ी शादी करवा रही हूँ भाई। बड़ा है करियर कराई आगे कर सकते हैं। आयुष का केस फाइल हो सकता क्योंकि उससे भी कॉन्ट्रैक्ट पहले देखना चाहिए ताकि वो कैसा है, पे कर सकता है कि नहीं। भाई अगर झूठ बोला, फ्रॉड किया, अब केस फाइल हो सकता है। पैसे मांग सकता है केटरर, नहीं मांग सकता क्योंकि सामने वाले को ये पता होना चाहिए ये मेजर है कि नहीं। चलो भाई अभी एक झूठ बोला और तुम नहीं पता लगा पाए, so there is a law that minor can always plead minority। वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मैं तो माइनर हूँ,
माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकते। कोई नीचे जाओगे कैफे में खाना खाओगे और पैसा नहीं दोगे, केस फाइल नहीं हो। 4 महीने है मेरे पास। 4 महीने भाई फ्रॉड के ऊपर केस फाइल होता है, वो चीजें जो भी ना कोर्ट बोला पे जाएंगे, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही चलता है। बट सिर्फ आगे आएगा लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स के लिए तेरी लायबिलिटी आएगी। तो पर्सनल लायबिलिटी कभी भी माइनर की नहीं है। मतलब अगर तुम नीचे कैफे में जाते हो, खाना खाते हो, निकल आते हो तो केस फाइल नहीं, और वो बात अलग है बर्तन वर्तन धुलवाए है ना, बाहर जाके तो 2-3 मुक्के मार दे, वो हो सकता है, केस फाइल नहीं हो सकता। तो माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी आ ही नहीं सकती है। कभी भी माइनर कैन नेवर एवर बी पर्सनली लायबल इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? शुरुआत से भाई वॉइड है। तो भाई मान लो है ना, शिवम के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 महीने के बाद शिवम मेजर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो फिर सामने वाली पार्टी ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई अभी तो मेजर हो गया ना, अभी तो पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो माइनर था ना, वो वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो था। शुरुआत से जो चीज गलत है ना, वो बाद में सही नहीं हो सकती। एक दिन पड़ा था ना शिवम को मेजर होने में, एक दिन पहले, भाई कल बर्थडे, आज कॉन्ट्रैक्ट किया, कल 18 का हो ही रहा था, आज कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड एब इनिशियो। तो दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, तभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज केस फाइल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अब पार्टीज जो है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? मेंटली स्टेबल होने चाहिए, होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। मान लो ड्रंक था कोई पर्सन, इंटॉक्सिकेटिंग, उसको बोल रहे हैं नशे की हालत में था। अब यहाँ जो इंसान नशे की हालत में है, ड्रंक है, वो समझ पाएगा क्या चीजों को, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो पता चल पाएंगे उसको? नहीं। तुम सूट्स देखोगे, सूट्स करके एक सीरीज है, उसमें भी एक एपिसोड आता है इसमें, जहाँ पे द गाय इज वेरी ड्रंक, मतलब वो ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कसिनो में, हाँ, तो वो ऐसा आगे प्रूव करने की कोशिश करता है कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करवाने के लिए कि भाई ये तो ड्रंक था। तो ड्रंक इंसान के साथ, इंटॉक्सिकेटेड जो नशे की हालत में है, उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वे इंसान के नशे में हो, किसी की नशे की आंखों में डूबे हो तो नहीं चलेगा। हाँ भाई, प्रॉपर नशा होना चाहिए, ड्रग्स चलेंगे तो फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं उतर सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। वो परमानेंट नहीं हुआ, टेम्पररी इनवैलिडिटी हुई। जैसे ही भाई तुम सोबर हो जाते हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल। लेकिन परमानेंट अनसाउंड माइंडेडनेस भी हो सकता है, जैसे कि किसी को मेंटल सिकनेस है, ठीक है, कोई he is undergoing some psychologist और साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट, तो भाई वो अनस्टेबल है। अगर वैसे नॉर्मल डिप्रेशन वाला साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट नहीं, जिसको प्रॉब्लम न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कोई डिजीज है जहाँ वो नहीं समझ सकता है चीजों को, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं।